गुड मॉर्निंग दोस्तों इस हफ्ते मैं आपको संडे को हरियाणा करंट अफेयर्स के वीकली क्वेश्चंस नहीं करवा पाया था क्योंकि कुछ ज़रूरी काम हो गया था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो फिलहाल चलिए शुरू कर लेते हैं इस हफ्ते के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली वीडियो को भी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो मैंने सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइस आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। अगर आपको डाउनलोड करने में यानी कि पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा में आईटीआई कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने वाले युवाओं को हर साल किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये फैसला लिया गया है, उद्यमी अवार्ड से ही इन्हें सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदेश में स्थित सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से आईटीआई कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने वाले उम्मीदवारों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मकसद हरियाणा राज्य की आईटीआई से पास युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वैसे भारत में कोई भी अपना खुद का रोजगार जल्दी से एक मिडिल क्लास या फिर जो मिडिल क्लास से नीचे हैं वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा हाथ हैं। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है कि एक मिडिल क्लास या उससे नीचे क्लास के लोग अपना रोज़गार शुरू करें। उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे सरकार सिर्फ कागज़ों में ही कार्रवाई करती है, रियल में ग्राउंड पे कोई भी गरीब लोगों के लिए कार्य या फिर रोज़गार से संबंधित काम नहीं किए जा रहे हैं। खैर चलिए आगे है। इस योजना के तहत जिला स्तर पर 3 श्रेष्ठ उद्यमियों को उद्यमी अवार्ड तथा क्रमशः 10,000 रुपये, 7500 रुपये और 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिला स्तर के इन सभी 66 उद्यमी अवार्ड विजेताओं में से 3 उद्यमियों को हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को क्रमशः 50,000 रुपये, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये का राज्य स्तरीय नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के रेजांगलांग युद्ध में वीर चक्र विजेता कैप्टन रामचंद्र का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हुआ है 92 वर्ष की उम्र में। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। रेजांगाल युद्ध के हीरो व वीर चक्र विजेता कैप्टन रामचंद्र का 13 अप्रैल को उनके पैतृक गांव मंदोला, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जो हमारे यहाँ पास में ही है, यहाँ पर इनका देहांत हो गया है। कैप्टन रामचंद्र उन गिने चुने वीरों में से एक थे जो कि 1962 में चीन के साथ रेजांगला पोस्ट पर हुए युद्ध में जीवित बचकर लौटे थे। रेजांगला युद्ध का इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध के रूप में इस युद्ध को याद किया जाता है। इस युद्ध में 124 में से कंपनी के 114 जवान शहीद हो गए थे। हमारे इन जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। सैन्य इतिहास में किसी एक बटालियन को एक साथ बहादुरी के इतने पदक पहले कभी नहीं मिले। इस युद्ध में जीवित बचने वाले भारतीय जवानों में से कैप्टन रामचंद्र भी एक थे। कैप्टन रामचंद्र को वीर चक्र दिया गया था। हरियाणा के किस कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी लैब की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अंदर। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड-19 हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अंदर कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए इसी माह के अंत तक प्लाज्मा थेरेपी लैब स्थापित की जाएगी। प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमित के ठीक होने की संभावना की दर अधिक बढ़ जाती है। प्लाज्मा थेरेपी एक प्रकार से उपचार की एक इकाई है जिसके तहत कोरोना संक्रमित का उपचार करने के लिए उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी निकाली जाती है जो पहले से ही संक्रमित हुआ हो और बाद में ठीक हो गया हो। स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के शरीर से एंटीबॉडी को निकालकर संक्रमित के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ताकि उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जल्द से जल्द मजबूत बनाया जा सके। हरियाणा के किस गांव में दुर्लभ संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुएं एवं अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं भट्ट, यानी कि फतेहाबाद के गांव भट्ट के अंदर।
गांव भट्ट में कर्णकोट किला पर ग्रामीणों को कई दुर्लभ संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुएं और अवशेष मिले हैं। कर्णकोट किले की जमीन पर मिट्टी के बाट, नक्काशीदार टेराकोटा का टूटा हुआ सामान भी मिला है। इससे पूर्व भी पुरातत्व विभाग की टीम ने खुदाई कार्य शुरू किया तो आटा चक्की, कृषि यंत्र व कई प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए मिट्टी के खिलौने इत्यादि भी मिले हैं। मोहनाखंड के गांव भट्ट में पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। भट्ट में कर्णकोट किला को सरकार अपने संरक्षण में लेगी, इसीलिए संग्रहालय में न केवल ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होगी बल्कि यहां आकर शोधार्थी शोध कार्य भी कर सकेंगे। इसके बजाय हरियाणा के किस तालाब को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा द्रोण तालाब को। भीमनगर स्थित गुरु द्रोणाचार्य के नाम से तालाब के कायाकल्प को सरकार की सहमति मिल गई है। अब इस तालाब को भव्य तरीके से विकसित किया जाएगा। यह शहर का ऐतिहासिक स्थल होगा। गुरुग्राम को महाभारत काल में गुरु द्रोण की कर्मस्थली के तौर पर जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य की यह पावन कर्मस्थली एक तपोस्थली है। उन्होंने कौरवों पांडवों को यहाँ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। उस समय में इस तालाब का जल बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता था। हाल ही में किसने भारत का पहला आधार आधारित सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भुगतान सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है ईटी मनी ने। ईटी मनी ने भारत का पहला आधार आधारित सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स प्लान भुगतान सुविधा शुरू की है। यह सुविधा किसी को भी एक एसआईपी ऑनलाइन शुरू करने और एक साधारण आधार आधारित ओटीपी सत्यापन का उपयोग करके स्वचालित भुगतान करने में सक्षम करेगी। ओटीपी सत्यापन सुविधा आधार लिंक्ड एसआईपी भुगतान अधिक भारतीयों को एसआईपी के माध्यम से नियमित रूप से निवेश करने में सक्षम करेगा, क्योंकि आधार में 100 करोड़ से अधिक बैंक खाते जुड़े हुए हैं। हाल ही में किस नगर निगम ने हीरो मोटरकॉर्प्स के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं गुरुग्राम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वर्चुअल उपस्थिति में गुरुग्राम स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के रखरखाव और विकास के लिए गुरुग्राम नगर निगम को हीरो मोटोक्रॉप्स के मध्य गुरुग्राम में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हीरो मोटोक्रॉप्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप ने किए हैं। इस अर्बन फॉरेस्ट यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर गत दिनों किए गए सर्वे में 200 से अधिक पशु पक्षियों की प्रजातियों के बारे में पता चला है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से विकसित किए गए 3 प्रोजेक्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को समर्पित किए हैं। ये तीनों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें फतेहाबाद जिले के 4 गाँवों में 368 सोलर लाइट्स और 8 RO प्लांट भी लगाए गए हैं। इन पर 1 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत आई है। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज नूह में 2 सोलर प्लांट 100 किलोवाट और एक 22.5 किलोवाट के जो सोलर प्लांट हैं वो स्थापित किए गए हैं। इन पर 59,70,000 रुपये खर्च आया है। इसके अलावा नूह जिले के 310 युवकों को स्किल डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग्स और ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग है वो दी गई है, जिस पर 65 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो यहाँ पे बात करें हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की, तो इसकी जो स्थापना है वो ब्रिज मोहन लाल मंजुल के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 को की गई थी और इसका वर्तमान जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर बनाया गया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कौन सा सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं? तो ये निर्देश दिए गए हैं क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर। दक्षिण एशिया की पानीपत स्थित सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी ने किस राज्य को फ्री में ऑक्सीजन देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है दिल्ली, हरियाणा व पंजाब को। दक्षिण एशिया की पानीपत स्थित सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न अस्पतालों को जनहित में सहायतार्थ 150 मीट्रिक टन जीवन रक्षक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। वहीं कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के कारण इंडियन ऑयल ने पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के मोनो एथिलीन्स ग्लाइकोल यूनिट के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली उच्च शुद्धता ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया है,
जिसका उपयोग मेडिकल ग्रेड तरल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए यूनिट के थ्रूपुट्स को भी कम कर दिया गया है ताकि देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा है कि कोविड महामारी के समय में हमारा मुख्य उद्देश्य देश में हर जगह आवश्यक ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। तो ये अच्छी बात है। भारतीय कंपनी भारत के लोगों के लिए भी काफ़ी फिक्रमंद है। हरियाणा के 21 जिले के 82 तालाबों का ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो ये किया जाएगा रोहतक के अंदर। ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत दूसरे चरण में जिला के 82 यानी कि 82 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर उन तालाबों पर कार्य शुरू होगा जो प्रदूषित हैं और ओवरफ्लो हो चुके हैं। पौंड अथॉरिटी की वेबसाइट पर जिले के 574 तालाबों का डाटा फीड किया जा चुका है। इनमें से 5 मॉडल तालाबों पर कार्य भी चल रहा है। चमारिया गांव में डांड वाले तालाब के सुधारीकरण की प्रक्रिया पर 165.66 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। हाल ही में हरियाणा के 21 जिले में इम्यूनिटी डे का आयोजन किया गया। तो ये किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। जयराम पब्लिक स्कूल लोहार माजर में अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत कम्युनिटी डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक MSN गुप्ता एवं स्कूल की प्रिंसिपल अंजू अग्रवाल के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नई तकनीक से अवगत कराना तथा उन्हें एक साथ एक मंच पर लाना है। हरियाणा के 21 गांव की गीतिका ने पोलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। तो ये क्या है? रिठाल। रोहतक के रिठाल गांव की गीतिका नरवाल पोलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। पहले मुकाबले में रूस की बॉक्सर को रिंग से बाहर किया। वहीं शनिवार को कजाकिस्तान के बॉक्सर को एक तरफा हराकर क्वार्टर फाइनल में इन्होंने प्रवेश किया है। गीतिका का अगला मुकाबला रोमानिया की बॉक्सर के साथ होगा जो बिना मैच खेल यहां तक पहुंची हैं। गीतिका ने बॉक्सिंग में रूस और कजाकिस्तान की नामी बॉक्सरों को हराकर यह सफ़र पूरा किया है। गीतिका ने 2015 में सब जूनियर वुमेन हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद उन्होंने इन्हीं प्रतियोगिताओं के अंदर 2 बार और भी गोल्ड मेडल जीते हैं। अंडर 19 स्कूली खेलों में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं खेलो इंडिया मुकाबले में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसी साल उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद है हरियाणा की नई एक्साइज पॉलिसी को कब से लागू किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लागू किया जाएगा 20 मई से। सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार शराब पर कोविड सेस नहीं लगाएगी। कोरोना की वजह से शराब के नए ठेकों के बजाय मौजूदा लाइसेंस को ही रिन्यू किया जाएगा। पिछले साल कोविड-19 की वजह से एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल के बजाय 20 मई को लागू हुई थी। इस बार भी पॉलिसी 1 साल के लिए ही बनेगी। ऐसे में पिछले साल की पॉलिसी 19 मई तक लागू रहेगी और 20 मई से नई पॉलिसी अस्तित्व में आ जाएगी। आमतौर पर एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल को लागू होती है और 31 मार्च तक यह चलती है। हरियाणा कब से कब तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा। तो ये करेगा 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक, जिनमें अंडर 18 कैटेगरी के खेल आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में होने वाले इन खेलों में 25 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। लगभग 8,500 प्रतिभागी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन हरियाणा सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। हरियाणा में खेलो इंडिया के साथ किन खेलों का आयोजन करवाया जाएगा। तो ये करवाया जाएगा ब्रिक्स गेम्स 2021 का आयोजन। इन खेलों में 5 पारंपरिक खेल जैसे कि गतका, कलारी, पैट्टू, थंगता, मलखंब और योग भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स गेम्स 2021 में कुछ खेलों का भी आयोजन खेलो इंडिया के साथ करवाया जाएगा। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं वो शामिल हैं। तो इसे ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 4थे संस्करण का आयोजन कितने स्थानों पे किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 5 स्थानों पे। तो ये 5 स्थान हैं पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़। भारत के अलमाटी कजाकिस्तान में हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में 14 पदक जीते गए हैं। इनमें से हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं 5 पदक। भारत ने 13 से 20 अप्रैल 2021 तक कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित
2021 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 14 पदक टोटल जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। यह एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 134वां संस्करण है। सरिता मोर ने महिलाओं के 59 kg फ्री स्टाइल्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। वे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी हैं। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित 2020 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उसी श्रेणी में स्वर्ण पदक भी जीता था। रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 kg फ्री स्टाइल के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया और अपने एशियाई चैंपियनशिप खिताब को बरकरार रखा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि संयुक्त विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के जो अध्यक्ष हैं वो नेनाद लालोविक हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कार्सियर सुरवेवे जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस जो आयोजन में है वहाँ पर ईरान ने 17 मेडल, कजाकिस्तान ने भी 17 मेडल जीते हैं और भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 6 कांस्य पदक हैं। इसके अलावा रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल में 57 kg में स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में 53 kg में भी स्वर्ण पदक जीता है। अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 57 kg में स्वर्ण पदक जीता है। सरिता मोर ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में 59 kg में स्वर्ण पदक जीता है और दिव्या काकरा ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 72 kg में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके अलावा कुछ और खिलाड़ी हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है मोदी की मन की बात की तरह हाल ही में हरियाणा में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है हरियाणा की बात कार्यक्रम। हाल ही में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है मंजू रानी ने। गांव भाखड़ा निवासी यह खिलाड़ी साधारण और गरीब परिवार से आती है। खेल के प्रति समर्पित इतनी ज़्यादा है कि प्रतिदिन 4 से 5 घंटे ये पसीना बहाती हैं। 17 से 21 मार्च तक गाजीपुर में हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 63 किलो भार वर्ग में इस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। पावर लिफ्टिंग मंजू रानी अब 11 से 15 अगस्त तक मंगलोर कर्नाटक में होने वाली सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी कर रही है। हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है करनाल की सहकारी चीनी मिल को। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा सहकारी चीनी मिलों एवं किसानों के हित में उठाए गए विभिन्न कदमों के तहत पिराई सीजन 2019-20 के लिए करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार तथा कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में द्वितीय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। 27 व 28 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल प्रसंग नई दिल्ली द्वारा वडोदरा में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में इन मिलों को इन दोनों पुरस्कारों से ही सम्मानित किया गया। अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया के 30 साल के बिजनेस वर्ग में रेवाड़ी की किस बेटी को स्थान दिया है। तो ये दिया गया है सौम्या यादव को। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया के 30 साल के बिजनेस वर्ग में रेवाड़ी की बेटी सौम्या यादव को स्थान दिया है। सौम्या ने स्टार्टअप इंडिया के तहत अपने सहयोगियों के साथ ऑनलाइन क्लास पर आधारित ऐप तैयार किया है, जिसमें न्यूयॉर्क और देश की ही एक कंपनी ने $2.5 मिलियन की फंडिंग भी की है। जिला के गांव धामलावास निवासी भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव की बेटी सौम्या ने अपने सहयोगियों के साथ स्टार्टअप इंडिया के तहत वर्ष 2019 में यह ऐप उदय तैयार किया था। कोरोना सेकेंड वेव के कारण अपना प्रोडक्शन बंद करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बनी है। तो ये बनी है हीरो मोटोकॉर्प। देश में इस कंपनी के 6 प्लांट हैं, जिनमें से हरियाणा में सिर्फ एक ही प्लांट है जो कि गुरुग्राम के दारूहेड़ा में स्थित है। हीरो की ओर से आए बयान के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए ग्लोबल पास सेंटर सहित सभी कारखानों में कामकाज पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार उसके देश में 6 कारखाने हैं, जो कि हरियाणा में दारूहेड़ा गुरुग्राम में है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, राजस्थान के निमराना और गुजरात के हालोल में इसके जो बाकी कारखाने हैं वो स्थित हैं। इन कारखानों की प्रोडक्शन कैपेसिटी 90 लाख यूनिट है।
इसके बाद है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हरियाणा के किन 2 जिलों में 500 बिस्तरों के 2 समर्पित कोविड अस्पताल स्थापित करेगा? तो ये करेगा पानीपत व हिसार के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि DRDO जो है इसकी स्थापना सन 1958 के अंदर भारत में ही हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। सक्षम शिक्षक स्कोर कार्ड के अंदर हाल ही में कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? तो ये आया है पंचकुला जिला। विश्व पृथ्वी दिवस हरियाणा में कौन से विभाग के द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है पर्यावरण व जलवायु विभाग हरियाणा के द्वारा। अमेरिकी सीनेटर गैलार्ड नेल्सन ने इसे मनाने की शुरुआत की थी। पृथ्वी जो कि हमारा पोषण करती है मगर पर्यावरण असंतुलन की वजह से इसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। ऐसे में लोग पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और इसे बेहतर बनाने में योगदान दें। इसी उद्देश्य के साथ हर साल विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन करके लोगों को जागरूक भी किया जाता है। इस पृथ्वी दिवस पर आप भी अपनी धरती को हरा भरा और बेहतर बनाने का संकल्प इन संदेशों के साथ ले सकते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचे को फतह कर लिया है? तो ध्यान रखिए ये चोटी है लोबुचे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फतह किया गया है अनीता कुंडू के द्वारा। तो यहाँ पर हम अनीता कुंडू की जो उपलब्धियाँ हैं वो देख लेते हैं। 18 मई 2013 को नेपाल के रास्ते इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। इसके बाद 21 मई 2017 में चीन के रास्ते से एवरेस्ट को फतह किया और माउंट एवरेस्ट के दोनों रास्तों से फतह करने वाली देश की पहली बेटी भी ये बनी थी। 2018 में दुनिया की 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ाई अभियान के तहत अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रुस, अंटार्कटिका की विनस मासिफ, दक्षिण अमेरिका की अंकांगुआ, ऑस्ट्रेलिया की कोरस्टेंस पिरामिड शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। 27 सितंबर 2019 को चोटी माउंट अनासलू को भी इन्होंने फतह किया। 5 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड में स्थित रद्दूगेरा के 5800 मीटर ऊंचे शिखर को भी इनके द्वारा फतह किया गया। अनीता कुंडू कौन है वो भी हम जान लेते हैं और इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। यही हैं जो आप फोटो में देख रहे हैं और इन्होंने हरियाणा पुलिस में भी काम किया हुआ है। अनीता कुंडू हरियाणा के हिसार जिले के गांव फरीदपुर की रहने वाली हैं। 2001 में पिता की मौत के बाद अनीता ने कबड्डी खेलना छोड़ दिया था। अनीता कुंडू अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। अनीता की छोटी दोनों बहनें शादीशुदा हैं जबकि बड़ी होने के बाद भी उन्होंने शादी नहीं की है। अनीता की एजुकेशन हिसार से हुई है और उन्होंने BA की पढ़ाई जाट कॉलेज से की है। इसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उन्होंने MA हिस्ट्री से की हुई है। हरियाणा सरकार ने रोहतक जिले में कितनी नई ग्राम पंचायतों के गठन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है 3। मैम की ग्राम पंचायत सेमान में सेमान पाना टोडर, मदीना गिदराना में मदीना गिदराना द्वितीय, रोहतक खंड की ग्राम पंचायत सांगी में पाना दुदांस नवगठित ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। इसके अलावा हरियाणा के किस गांव की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर पूनम पूनिया ने पोलैंड में वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है बुढ़ा गांव की जो खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता है। बुढ़ा गांव की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर पूनम पूनिया ने पोलैंड में वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। पूनम ने 57 किलो भार वर्ग के फाइनल में फ्रांस की ग्रोसी को 5-0 से हराया। उसने 57 किलो भार वर्ग में पहले हंगरी की वर्गा बीटा को 5-0 से हराया। हाल ही में किस जिले की विंका ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड में हुई AIBA युवा विश्व कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है पानीपत। पानीपत के शिमला मौलाना गांव की विंका ने एक बार फिर से देश का नाम चमका दिया है। विंका ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर पोलैंड में हुई AIBA युवा विश्व कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसने अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन से कजाकिस्तान की प्रतिद्वंदी झूल्ड याज शाखमेटोवा को अपने पंचों से बेदम कर दिया। विंका के पिता ने बताया कि यह विंका का लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है जो कि देश के बाहर जीता गया है। भारतीय महिला मुक्केबाज विंका ने फरवरी में मोंटेनिग्रो में हुए 30वें एंड्रियोटिक्स पर्ल टूर्नामेंट में 60 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद है किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्लब और डिस्क थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते गए हैं एकता भ्यान के द्वारा। फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं।
इंसार की जिला सहायक रोजगार अधिकारी एकता बिहान ने 24 से 27 मार्च तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाली नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्लब और डिस्क थ्रो में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। एकता बिहान अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्लेयर हैं। अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 और राष्ट्रीय स्तर पर 8 मेडल हासिल कर प्रदेश और देश का नाम यह रोशन कर चुकी हैं। हरियाणा में एकमात्र महिला जादूगर कौन है जिन्हें अमेरिका की IBM संस्थान ने मौका दिया है? तो ये हैं काइजा क्वीन। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। अम्बाला की जादूगरनी काइजा क्वीन हरियाणा की इकलौती जादूगरनी है। इन्हें अमेरिका की IBM संस्था के द्वारा मौका दिया गया है। ऑनलाइन कंपटीशन में इनका चयन किया गया। ये इंटरनेशनल जादूगरों में मुकाबला बना रही हैं। USA की IBM संस्था भी इन्हें मौका दे चुकी है। ये पिछले 18 साल से जो जादू है उसकी दुनिया में विद्यमान है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो IBM है इसकी स्थापना 16 जून सन 1911 को की गई थी, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर ही स्थित है। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो अरविंद कृष्णा हैं। इसके बाद है हाल ही में 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 तक आभासी तरीके से TB के टीके पर 5वें ग्लोबल फोरम को किसने संबोधित किया? तो ये संबोधित किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 तक आभासी तरीके से TB के टीके पर 5वें ग्लोबल फोरम को संबोधित किया है। 2025 तक TB को खत्म करने ने भारत के काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें लक्षद्वीप भारत में पहला TB मुक्त केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। जम्मू और कश्मीर का बोडगाम जिला भारत का पहला TB मुक्त जिला बन गया है। भारत में TB के उन्मूलन के लिए भारतीय सरकार के द्वारा TB मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भी की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं तीनों ही, इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद है पहली बार भारत में एक साइकिल नीति का मसौदा कौन सा शहर तैयार करेगा? तो ये करेगा चंडीगढ़। इसके बाद है HSIIDC ने फरीदाबाद में व्यापार और निवेश के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं WTC के द्वारा। WTC मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो यहाँ पर हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम के जो प्रबंधक निदेशक हैं वो अनुराग अग्रवाल हैं और इसका जो प्रधान कार्यालय है वो हरियाणा के पंचकुला के अंदर स्थित है। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा के कितने जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए सम्मानित किया है? तो ये किया गया है 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नई दिल्ली से हरियाणा के 1308 गांव के लोगों को संपत्ति कार्ड देने का शुभारंभ किया है। इससे प्रदेश के 1,76,589 लोगों को लाल डोरा से मुक्त हुई उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक भी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिन पंचायतों को कार्ड देने की शुरुआत की है उनमें हरियाणा की भागीदारी 26% रही है। गुरुग्राम जिले के पाटौदी खंड, कैथल जिले के सीवन खंड, रोहतक जिले के गांव काहरोन की पंचायत, सोनीपत जिले के गांव श्यामडी, लोहचब व फरीदाबाद जिले के नैरयाल गांव की पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। नानाजी देशमुख और राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जींद जिला की बदाना ग्राम पंचायत को मिला है। अग्रिम रूप से ग्राम विकास की योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से गुरुग्राम जिला की मिर्जापुर पंचायत को पुरस्कार दिया गया है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 का पुरस्कार रोहतक जिला की काहनौर पंचायत को मिला है। इसके बाद है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान से चुना है? तो ये चुना गया है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्यक्ष व डॉक्टर जगदीश प्रकाश सेमवाल को। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2017 तथा 2018 के लिए संस्कृत के साहित्यकारों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया है कि वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्यक्ष जो कि चंडीगढ़ से हैं तथा वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल जो कि जीरकपुर से हैं, इनको संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के लिए चुना गया है। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए किन्हें चुना गया है? तो हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान अवार्ड के लिए डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री व डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी को चुना गया है। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान हेतु वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री जो कि गुरुग्राम से हैं वह वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी जो पंचकुला से हैं इनको
चुना गया है? हाल ही में किसे महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है रेशमानंद शर्मा व डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा को। महर्षि वाल्मीकि सम्मान हेतु वर्ष 2017 के लिए रेशमानंद शर्मा, वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार बत्रा अम्बाला से हैं, जो कि इनका चयन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान के लिए, तो इसके लिए वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जो कुरुक्षेत्र से हैं, और वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर मिलितेश शर्मा जो कि हिसार से हैं, इनका चयन किया गया है। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास सम्मान की बात करें तो 2017 के लिए आचार्य सज्जन कुमार शर्मा जो चरखी दादरी से हैं, तथा वर्ष 2018 के लिए प्रोफेसर ललित कुमार गोंड जो कुरुक्षेत्र जिले से हैं, इनका चयन किया गया है। हाल ही में किसे पद्म विद्या पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर जोगेंद्र कुमार को। हरियाणा अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया कि पुस्तक पुरस्कारों में पद्म विद्या हेतु वर्ष 2018 के लिए भिवानी के डॉक्टर जोगेंद्र उनकी पुस्तक जीवन सौरभ के लिए चुना गया है। इसके बाद है नाटक विद्या पुस्तक पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? तो नाटक विद्या पुस्तक पुरस्कार के लिए डॉक्टर धर्मवीर कुंडू व डॉक्टर चितरंजन दयाल सिंह कौशल को चुना गया है। नाटक विद्या के तहत वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर चितरंजन दयाल सिंह कौशल की पुस्तक प्रयोग पंचकम, वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर धर्मवीर कुंडू की पुस्तक पंडित दीनदयाल चरितम्स को प्रकाशनाथ सहायता अनुदान के लिए चुना गया है। एकांकी संग्रह अनुवाद नाटक के तहत वर्ष 2017 के लिए हिसार की पार्वती शर्मा के लिए पुस्तक शौर्य गाथा के लिए चुना गया है। वह वर्ष 2018 के लिए हिसार के ही सुशील कुमार शास्त्री की पुस्तक वृक्षनाथ पितामह सुरक्षित को चुना गया है। तो यहाँ पर हमारे इस हफ्ते के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम पिछले हफ्ते का क्वेश्चंस आपसे जो हमने पूछा था उसका आंसर इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि रेवाड़ी के किस पर्वतारोही पर नेपाल ने 10 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगाया गया है नरेंद्र यादव पर। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव नेहरूगढ़ निवासी नरेंद्र यादव वर्ष 2016 के अंदर एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंचे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का प्रमाण पत्र हासिल किया है। नेपाल के एक चैनल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट के अनुसार नेपाल सरकार ने नरेंद्र व कैथल जिले की एक पर्वतारोही पर 10 वर्ष तक नेपाल में पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस हफ्ते का क्वेश्चन ऑफ द डे। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गजेंद्र फोगाट, वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र राव या फिर बजरंग पूनिया। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। दोस्तों अगर आपको इस हफ्ते की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले हफ्ते संडे को फिर मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे हफ्ते के जो क्वेश्चन हैं उनके साथ। इसके साथ साथ जो पूरे महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी इस महीने के लास्ट में। तो चलिए मिलते हैं इस महीने के अंत में और नेक्स्ट हफ्ते की वीडियो के साथ।